Hi everyone, welcome to the Psych Scholar. Today we will be doing part 4 of chapter 1. In this video lecture, we will be covering role of heredity and environment in our intelligence. We will also understand how do we assess intelligence and NPC, normal probability curve. Now, you tell me what plays a major role in determining our intelligence. Is it our heredity और our environment? हमारी इंटेलिजेंस को डिटरमाइन करने में किस चीज़ का ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है? क्या हमारी हेरिडिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या हमारा एनवायरनमेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? सो फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड दीज फैक्ट्स। उसके बाद आप इस चीज़ का खुद आंसर दे पाओगे। इंटेलिजेंस ऑफ आइडेंटिकल ट्विंस reared together correlates almost 0.90। इसका क्या मतलब हुआ? आइडेंटिकल ट्विंस का मतलब क्या है? यहाँ पे इन बच्चों का 100% सेम जेनेटिक मटेरियल है। रियर टुगेदर का मतलब क्या हुआ? इन बच्चों का एनवायरनमेंट सेम है, मतलब सेम एनवायरनमेंट इनको दिया जा रहा है, सेम अपॉर्चुनिटीज इन बच्चों को मिल रही है। अब जब सेम हेरिडिटी है और सेम एनवायरनमेंट है तो कोरिलेशन निकल कर आती है 0.90 की। इसका क्या मतलब हुआ कि ये एक स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है। अगर कोई भी कोरिलेशन 1 के काफी ज्यादा क्लोज है, कोरिलेशन नियर टू 1, ये कोरिलेशन का साइन होता है स्मॉल आर। इसका क्या मतलब है? ये एक स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है, मतलब इन दोनों के बीच में अच्छा रिलेशनशिप है। सो आइडेंटिकल ट्विंस सेम एनवायरनमेंट में होते हैं तो उनकी कोरिलेशन 0.90 की आती है, विच इज अ गुड कोरिलेशन। देन इज इंटेलिजेंस ऑफ आइडेंटिकल ट्विंस। अगेन आइडेंटिकल ट्विंस का मतलब क्या हुआ? 100% सेम जेनेटिक मटेरियल। रियर्ड इन डिफरेंट एनवायरनमेंट। अब यहाँ पे इन बच्चों का एनवायरनमेंट चेंज है, डिफरेंट एनवायरनमेंट। अब अगर आप कोरिलेशन देखोगे तो कोरिलेशन डिक्रीज हुई है 0.72, which is less than 0.90. Then इंटेलिजेंस ऑफ फेटर्नल ट्विंस। अब फेटर्नल ट्विंस कौन से होते हैं? जिनका 50% जेनेटिक मटेरियल सेम है, 50% सेम जीन्स, रियर टुगेदर सेम एनवायरनमेंट में रखते हैं तो कोरिलेशन आती है 0.60 की। अब देखो जीन्स भी आधे सेम है और आधे अलग है और इन बच्चों को सेम एनवायरनमेंट मिलता है तो यहाँ पे जो कोरिलेशन आती है वो आती है 0.60 की। देन नेक्स्ट केस है यहाँ पर सिबलिंग्स का। सिबलिंग्स, अब एक बार सेम एनवायरनमेंट देंगे बच्चों को, मतलब जैसे आप और आपके भाई बहन हो गए, और दूसरे केस में डिफरेंट एनवायरनमेंट है। तो अगर यहाँ पे कोरिलेशन आप देखोगे सिबलिंग्स रियर्ड अपार्ट, मतलब अलग अलग जब उनको रखा जा रहा है तो कोरिलेशन आती है 0.25। एंड इन द सेम एनवायरनमेंट रियर टुगेदर में कोरिलेशन आती है 0.50। So, by looking at these facts, we can say that our intelligence is the interplay of heredity and environment. इसका क्या मतलब हुआ कि हमारी इंटेलिजेंस में दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। इंटेलिजेंस इज द इंटरप्ले ऑफ बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। अब यहाँ पे क्या बात होती है? यहाँ पे बोलते हैं ऐसे बच्चे जो डिसएडवांटेज ग्रुप से हैं या डिसएडवांटेज होम से हैं। मतलब आप ऐसा सोचो
कि आपके सामने कोई मतलब जो कोई पुअर बच्चे और उनके पास इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं है, उनको अगर हम हायर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस वाली फैमिलीज में उनको ले आए, तो उनकी जो इंटेलिजेंस है, जो उनका इंटेलिजेंस का स्कोर है, वो इंक्रीज हो सकता है। क्यों इंक्रीज हो सकता है? क्योंकि उन बच्चों को सही एनवायरनमेंट नहीं मिला हुआ है। अगर वो हाई सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस वाले ग्रुप हाई सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस वाली फैमिलीज में जाएंगे, तो उनको बेटर अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। Then is heredity can be viewed as something that sets a range. अब heredity एक ऐसी चीज है जो आपकी रेंज सेट करती है कि आप कितनी चीजें अचीव कर सकते हो, लेकिन इस रेंज के साथ साथ आपको एक अच्छा सपोर्टिव एनवायरनमेंट भी मिलना बहुत जरूरी है। सो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है किसी की इंटेलिजेंस को डिटरमाइन करने के लिए। नाउ वी विल अंडरस्टैंड हाउ डू वी असेस इंटेलिजेंस। हम इंटेलिजेंस को किस तरीके से असेस कर सकते हैं? विलियम स्टर्न हैज गिवन द कॉन्सेप्ट ऑफ IQ, इंटेलिजेंस क्वेश्चन। So the formula of IQ is MA upon CA multiplied by 100. मेंटल एज का मतलब है एक इंसान का इंटेलेक्चुअल लेवल। इसका क्या मतलब हुआ? अगर 4 साल के बच्चे कोई पर्टिकुलर टास्क कर सकते हैं, तो क्या जो हमारे पास एक बच्चा और है 4 साल का, तो क्या ये बच्चा वो सेम टास्क कर पा रहा है जो बाकी के बच्चे कर पा रहे हैं? इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट रिलेटेड टू द पीपल ऑफ हिज और हर एज ग्रुप। इसका क्या मतलब हुआ? हमारे पास जो 4 साल वाला बच्चा है, क्या वो सेम सारे वही टास्क कर पा रहा है जो बाकी के बच्चे कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे? देन इज क्रोनोलॉजिकल एज। इट इज योर बायोलॉजिकल एज और द एक्चुअल एज, जो इस बच्चे की एक्चुअल एज है। फॉर एग्जाम्पल 4 years इसकी एक्चुअल एज है। अब एक एग्जाम्पल हम लेते हैं। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, MA is 12, mental age is 12 years and chronological age is 10 years. इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? 12 divided by 10 into 100. So the IQ will be 120. I hope this is clear. अब अगर मैं आपसे पूछूं, इस केस में जो ये बच्चा है, क्रोनोलॉजिकल एज इसकी 10 साल है और मेंटल एज इसकी 12 साल है, इसका मतलब हुआ कि ये बच्चा अबव एवरेज है। Another example, MA is 8 years, CA is 10 years. Now pause the video and find out the IQ. So IQ will be 8 divided by 10 into 100. This will be 80. तो अगर आप यहाँ ध्यान दो, तो यहाँ पे हमारी क्रोनोलॉजिकल एज 10 years है और बच्चे की मेंटल एज 8 years है, मतलब बच्चा अपनी एज से पीछे चल रहा है। तो यहाँ पर जो इंटेलिजेंस होगी बच्चे की वो 80 आ रही है। इसका क्या मतलब हुआ? ये बच्चा बिलो एवरेज है। दिस चाइल्ड इज बिलो एवरेज। और अगर किसी की मेंटल एज 8 है एंड क्रोनोलॉजिकल एज भी 8 है, तो इट मीन्स ये बच्चा अपने एज अप्रोप्रिएट सारे टास्क कर पा रहा है। 8 divided by 8 into में 100. So this will be IQ will be 100. I hope this is clear. Now we will be talking about NPC, normal probability curve. ये एक symmetrical curve है. This curve is symmetrical around the central value called the mean. यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो, सेंट्रल वैल्यू कौन सी होगी? सेंट्रल वैल्यू इज ऑलवेज गोइंग टू बी आवर मीन। सिमेट्रिकल, इट सिंपली मीन्स कि दोनों साइड से बिल्कुल सेम होगा। सी, तो इट इज सेम फ्रॉम बोथ द साइड एंड द सेंट्रल वैल्यू इज गोइंग टू बी द मीन। नाउ दिस कर्व बेसिकली हेल्प अस अंडरस्टैंड हाउ आवर पॉपुलेशन इज डिस्ट्रीब्यूटेड। ये कर्व हमको हेल्प करता है कि हमारी पॉपुलेशन किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, हमारी पॉपुलेशन में जो IQ स्कोर्स हैं वो किस तरीके से वेरी करते हैं।
सो अगर आप ध्यान दो, मीन के बिल्कुल जो सेंटर में वैल्यूज है 90 एंड 110, यहाँ पे लिखा है एवरेज. सो IQ ऑफ अ नॉर्मल पॉपुलेशन इज गोइंग टू बी, नॉर्मल IQ is going to be 90 to 110. जिन लोगों का IQ स्कोर 90 से 110 के बीच में आता है वो एक नॉर्मल पॉपुलेशन है, जो कि मेजॉरिटी है, ये मैक्सिमम पॉपुलेशन है हमारी. देन एनीबडी स्कोरिंग लेस देन 70, अगर कोई इंसान 70 से बिलो स्कोर करता है उसको हम इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसी की कैटेगरी में डालते हैं. Intellectual deficiency can further be divided into other categories like mild, moderate, severe, profound. ये अभी हम आगे डिस्कस करेंगे. And anybody scoring more than 120 और 130, इसको हम exceptional talent बोलते हैं या फिर giftedness, कि इन लोगों के पास अलग सा टैलेंट है. और ये लोग भी आगे फर्दर कैटेगरीज में डिवाइडेड है, हाई, एवरेज, सुपीरियर एंड वेरी सुपीरियर. सो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व क्या बताता है हमको? ये एक बेल शेप कर्व है, इसकी जो शेप है वो बेल जैसी है, ये सिमेट्रिकल होगा, सेंट्रल वैल्यू हमेशा मीन होती है. इससे हमको जो IQ स्कोर्स है वो अच्छे से समझ में आते हैं. नॉर्मल पॉपुलेशन का जो IQ होगा वो 90 to 110 होगा. एनीबडी स्कोरिंग बिलो 70 इज गोइंग टू बी कंसिडर्ड एज इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसी, and anybody scoring above 130 is going to be considered as exceptional talent or giftedness. I hope this is clear. Now we will be talking about variations of intelligence. In this we will be talking about two categories. अब हम variations of intelligence की बात करेंगे. इसका क्या मतलब होता है कि हमारी जो intelligence है वो किस तरीके से vary करती है. We will be talking about two categories. First is intellectual deficiency and second category is giftedness. So intellectual deficiency, इसका क्या मतलब हुआ? Anybody who is scoring below 70 on an IQ test, किसी का भी स्कोर बिलो 70, मतलब किसी का IQ अगर बिलो 70 है, that will be considered as intellectual deficiency. Now American Association on Mental Deficiency, AAMD, इन्होंने एक डेफिनेशन दी है इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसी की, सिग्निफिकेंटली सब एवरेज जर्नल इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग. इसका क्या मतलब हुआ? ये जो लोग हैं ये एवरेज पॉपुलेशन से थोड़ा स्लो काम करेंगे, सिग्निफिकेंटली सब एवरेज जर्नल इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग. जर्नल पॉपुलेशन से, एवरेज पॉपुलेशन से इनकी फंक्शनिंग कंपैरेटिवली स्लो होगी, तभी यहाँ पर हम बोलते हैं कि इनका IQ है बिलो 70. Existing concurrently with deficit in adaptive behavior. Deficit in adaptive behavior, इसका मतलब क्या है? ऐसा behavior जो इनको इनके environment से अडेप्ट करने में हेल्प करेगा, उसका यहाँ पे deficiency है. Any behavior which helps in adjusting to our environment. अब ये एक ऐसा बिहेवियर है जो होना चाहिए बट ये होता नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप सुबह सुबह सोकर उठते हो, उसके बाद आप वॉशरूम जाते हो, देन यू ब्रश योर टीथ, देन यू कॉम योर हेयर, उसके बाद आप ब्रेकफास्ट करते हो, देन आप स्कूल जाते हो या आप अपने किसी और वर्क प्लेस पे जाते हो. ये लोग ये काम इफेक्टिवली नहीं कर पाते हैं, ये बेसिक बेसिक चीज़ें ठीक से नहीं कर पाएंगे. देन इज एड मैनिफेस्टेड ड्यूरिंग द डेवलपमेंटल पीरियड. अब इसका क्या मतलब हुआ? मैनिफेस्टेड मतलब ये जो बिहेवियर है ये दिखाई देता है ड्यूरिंग द डेवलपमेंटल पीरियड. डेवलपमेंटल पीरियड का मतलब क्या है? जब बच्चा डेवलप कर रहा होता है, तो आप ऐसा बोल सकते हो बिफोर 18 ईयर्स ऑफ एज ये बिहेवियर विजिबल हो जाता है. सिग्निफिकेंटली सब एवरेज जर्नल इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग, मतलब बाकी लोगों से कंपेयर करा जाए तो ये सही से फंक्शन नहीं कर पाते हैं. एग्जिस्टिंग कॉन्करेंटली विद डेफिसिट इन अडेप्टिव बिहेवियर. अडेप्टिव बिहेवियर ये शो नहीं कर पाते हैं. अडेप्टिव बिहेवियर ऐसा बिहेवियर है जो हमको हमारे एनवायरनमेंट से अडेप्ट करने में हेल्प करता है. एंड मैनिफेस्टेड ड्यूरिंग द डेवलपमेंटल पीरियड,
मतलब ये 18 साल की उम्र से पहले पहले शो होने लग जाता है. Then our intellectual deficiency is basically further categorized into these things: mild, moderate, severe and profound. Mild मतलब यहाँ पे जो IQ होगा वो 55 to 70 आप सोच सकते हो. मॉडरेट में जो IQ होगा वो 35 to 55 आप देख सकते हो. देन सीवियर में जो IQ होगा वो 20 to 35 आप सोच सकते हो. एंड प्रोफाउंड इज बिलो 20. प्रोफाउंड इज बिलो 20. सो ये आप अप्रोक्सीमेटली आप याद रखना. दिस इज इम्पॉर्टेंट. आई होप टिल हियर इट इज क्लियर. नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट दीज थिंग्स इन डिटेल. अब हम माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, प्रोफाउंड इनके बारे में और डिटेल में बात करेंगे. नाउ फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट माइल्ड इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसी. माइल्ड इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसी की हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो IQ होता है वो 55 टू 70 होता है. माइल्ड का मतलब है कि ये थोड़े थोड़े काम कर पाएंगे, जैसे सेल्फ हेल्प स्किल्स. ये खुद खाना खा लेंगे, खुद अपने कपड़े पहन लेंगे और वॉशरूम भी ये खुद जा सकते हैं. तो यहाँ पे सेल्फ हेल्प स्किल्स है. देन इज स्पीच एंड कम्युनिकेशन. रिसेप्टिव एंड एक्सप्रेसिव लैंग्वेज इज एडुकेट. इसका क्या मतलब हुआ? रिसेप्टिव मतलब जब ये लैंग्वेज रिसीव कर रहे होते हैं, मतलब जब ये दूसरों को सुन रहे होते हैं तो ये समझ पाते हैं कि हाँ दूसरे लोग क्या बोल रहे हैं. एक्सप्रेसिव लैंग्वेज, व्हेन दे आर यूजिंग लैंग्वेज टू एक्सप्रेस देमसेल्फ. जब ये लैंग्वेज का यूज करते हैं अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए, तो वो चीज यहाँ पे है. मतलब स्पीच एंड कम्युनिकेशन इनकी ठीक है, नॉर्मल है. देन अकेडमिक्स. अब ये अकेडमिक्स में कहाँ तक जा पाएंगे? ये 3rd से 6th ग्रेड तक पढ़ाई कर पाते हैं. तो यहाँ पे ऑप्टिमल लर्निंग एनवायरनमेंट मतलब ये बेसिक बेसिक चीजें समझ पा रहे हैं. सोशल स्किल्स, इनके कुछ दोस्त होंगे. कैन लर्न टू एडजस्ट क्विकली. अपने एनवायरनमेंट से ये एडजस्ट करने की कोशिश कर लेते हैं और ये एडजस्ट कर भी पाते हैं. दे कैन होल्ड अ जॉब, बट ये जो जॉब करेंगे वो प्राइमरली अनस्किल्ड वर्क होगा. मतलब थोड़े छोटे मोटे काम कर लेना, जैसे गिफ्ट पैकिंग करना. अब ये मत सोचना जितने लोग गिफ्ट पैकिंग करते हैं उनको कुछ इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसी है. मतलब अनस्किल्ड वर्क ये लोग कर सकते हैं. देन अडल्ट लिविंग, शादी ये कर लेंगे, इनके बच्चे भी हो जाएंगे, बट दे नीड हेल्प ड्यूरिंग स्ट्रेस. जब ये स्ट्रेस वाले टाइम में होंगे तब इनको जरूरत है कि कोई इनको सपोर्ट करे. नाउ लेट्स टॉक अबाउट मॉडरेट इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसी. मॉडरेट यहाँ पर माइल्ड से ज्यादा प्रॉब्लम्स होंगी इनको. हैज डिफिकल्टी and requires training but can learn adequate self help skills. मतलब यहाँ पे इन लोगों को डिफिकल्टी होती है, इनको प्रॉब्लम्स आती हैं अपना काम खुद करने में. मतलब यहाँ पे ये थोड़े डिपेंडेंट होते हैं लोगों पर कि इनको कोई, दे नीड समबडी टू टेक देम टू वॉशरूम या इनके बालों को कॉम्ब करना, बेसिक बेसिक चीजों में. बट अगर इनको हम एडुकेट स्किल्स सिखाएं, इनको अगर स्किल्स सिखाई जाए तो दे कैन इम्प्रूव. यहाँ पे इनको स्पीच प्रॉब्लम होगी. अकेडमिक स्किल्स कुछ ज्यादा खास नहीं होंगी. 1st और 2nd ग्रेड इज द मैक्सिमम. मतलब 1st 2nd ग्रेड तक ही ये ज्यादा से ज्यादा पढ़ सकते हैं. सोशल सिचुएशन में इनको काफी प्रॉब्लम आएंगी. दे आर केपेबल ऑफ मेकिंग फ्रेंड्स, बट इनको प्रॉब्लम आती है कि सोशल सिचुएशन में कैसे डील करना है. यूजुअली नीड कंसिस्टेंट सुपरविजन. इनको हर टाइम सुपरविजन की नीड होगी. ये ज्यादा वर्क नहीं कर पाएंगे, मतलब यहाँ पे वोकेशनल एडजस्टमेंट ज्यादा नहीं हो पाएगी. तो ये हमेशा ही डिपेंडेंट रहेंगे लोगों पर. यूजली डज नॉट मैरी और हैव चिल्ड्रन. यहाँ पे बच्चे नहीं होते, शादी नहीं होती और ये लोग डिपेंडेंट रहते हैं. देन इज सीवियर एंड प्रोफाउंड. सीवियर एंड प्रोफाउंड ये बहुत ही ज्यादा मतलब एक डेंजरस सिचुएशन है. यहाँ पे कोई स्किल नहीं है. मतलब नो सेल्फ हेल्प स्किल टू पार्शियल स्किल्स. मतलब यहाँ कोई स्किल है नहीं. और इवन इफ यू गिव द सपोर्ट, मतलब आप सोचो कि आप स्किल सिखाने की कोशिश करो तो वो चीज भी इतनी पॉसिबल नहीं है यहाँ पे. लैंग्वेज में भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है. रिसेप्टिव लैंग्वेज इज लिमिटेड एंड एक्सप्रेसिव लैंग्वेज इज पुअर. नो अकेडमिक स्किल्स. कोई अकेडमिक स्किल्स नहीं है. यहाँ पे कोई सोशल इंटरेक्शन नहीं होगी, कोई फ्रेंड्स नहीं बना सकते ये. नो एम्प्लॉयमेंट. यहाँ कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं होगी और इनको हर टाइम केयर की जरूरत है. दे आर ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन अदर्स. ये लोग हमेशा दूसरे लोगों पे डिपेंडेंट रहेंगे. यूजुअली प्रोफाउंड वाले लोगों में बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि वो ढंग से सरवाइव भी कर पाए.
So I hope this is clear. Now let's talk about intellectual giftedness. अब giftedness का क्या मतलब हुआ? Anybody who is scoring above 130 on an IQ test. किसी का भी अगर 130 से ऊपर IQ स्कोर आता है तो हम उसको इंटेलेक्चुअल गिफ्टेडनेस बोलते हैं। इंटेलेक्चुअल गिफ्टेडनेस पे लुइस स्टर्नमन ने स्टडी करी है, तो आपको इनका नाम याद रखना है कि किसने इंटेलेक्चुअल गिफ्टेडनेस पे स्टडी करी है, तो वो है लुइस स्टर्नमन। नाउ अब आप बताओ, गिफ्टेडनेस और टैलेंट क्या ये सेम चीज है, क्या ये अलग है? पॉज द वीडियो एंड थिंक अबाउट इट। सो गिफ्टेडनेस मीन्स कि आपकी सुपीरियर परफॉर्मेंस है इन द वाइड वेराइटी ऑफ एरिया। इसका क्या मतलब हुआ? आप काफी सारी एरियाज में अच्छा परफॉर्म कर पाते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने कभी ऐसे बच्चे देखे होंगे जिनके ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट्स में मार्क्स अच्छे आते हैं, और उसके साथ साथ अगर कोई डिबेट है, वो डिबेट में पार्टिसिपेट करते हैं तब भी वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं। किसी क्विज में पार्टिसिपेट करेंगे तब काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेंगे। स्पोर्ट्स इवेंट में कोई पार्टिसिपेशन है उसमें बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो यहाँ पे सुपीरियर परफॉर्मेंस इन द वाइड वेराइटी ऑफ एरिया, बहुत अलग अलग डिफरेंट एरियाज में इनकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी होती है। देन इज टैलेंट। टैलेंट का क्या मतलब हुआ? रिमार्केबल एबिलिटी इन अ स्पेसिफिक फील्ड। एक स्पेसिफिक फील्ड में काफी अच्छी एबिलिटी होना। फॉर एग्जाम्पल, इफ समबडी इज गुड इन सिंगिंग, तो यहाँ पर सिंगिंग जो है वो टैलेंट है। सो आई होप द डिफरेंस बिटवीन गिफ्टेडनेस एंड टैलेंट इज क्लियर. Now let's talk about some important characteristics of gifted children. First is advanced logical thinking, questioning and problem solving behavior. इसका क्या मतलब हुआ? इनकी जो रीजनिंग है वो काफी ज्यादा एडवांस्ड है। ये जिस तरीके से क्वेश्चंस पूछते हैं अपने एज के बच्चों से, इनके क्वेश्चंस काफी ज्यादा एडवांस्ड होंगे और ये प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर शो करते हैं। देन इज हाई स्पीड इन प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन। मतलब ये जो इनकी स्पीड है चीजों को प्रोसेस करने की, वो भी काफी ज्यादा फास्ट होगी। सुपीरियर जर्नलाइजेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन एबिलिटी। इसका क्या मतलब हुआ? सुपीरियर जर्नलाइजेशन मतलब आज इन्होंने कोई एक स्पेसिफिक केस देखा और उसके बाद उस चीज को इन्होंने आगे और जर्नलाइज करा, मतलब आगे इसको और एम्प्लाई करा। सो सुपीरियर जर्नलाइजेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन एबिलिटी। डिस्क्रिमिनेशन एबिलिटी का मतलब है कि दो चीजों में क्या क्या डिफरेंसेस है, ये सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस को बहुत अच्छे से देख पाते हैं। देन थर्ड इज एडवांस लेवल ऑफ ओरिजिनल एंड क्रिएटिव थिंकिंग। मतलब ये इनकी जो थिंकिंग होगी वो काफी ज्यादा क्रिएटिव होगी और ओरिजिनल होगी, मतलब इनके आइडियाज खुद के होंगे, कहीं से चुराए हुए आइडियाज नहीं होंगे। इंडिपेंडेंट एंड नॉन कन्फॉर्मिस्ट थिंकिंग। इसका क्या मतलब हुआ? इट सिंपली मीन्स इंडिपेंडेंट ये सोच पाते हैं। मतलब ऐसा नहीं होगा अगर सारे बच्चे ऐसा करें तो मेरे को भी ऐसा करना चाहिए। ये अपना पॉइंट सबसे हटकर रखेंगे, मतलब ये रख पाएंगे, इनको प्रॉब्लम नहीं होगी कि हाँ अगर चलो बाकी बच्चे इनसे अग्री नहीं कर रहे, बट देन ऑल्सो दे विल स्टिक टू देयर पॉइंट। सो इंडिपेंडेंट एंड नॉन कन्फॉर्मिस्टिक थिंकिंग। देन इज हाई लेवल ऑफ इंट्रिंसिक मोटिवेशन एंड सेल्फ एस्टीम। मतलब ये इंटरनली मोटिवेटेड हैं चीजों को अचीव करने के लिए, और इनका सेल्फ एस्टीम भी काफी ज्यादा हाई है। प्रेफरेंस फॉर सॉलिडरी academic एक्टिविटीज फॉर लॉन्ग पीरियड। मतलब ये बच्चे जो हैं ये अकेले में काम करना ज्यादा प्रेफर करेंगे, और उसका रीजन ये है कि जो बाकी बच्चे हैं वो कंपैरेटिवली इनसे स्लो हैं, तो ये ऑलरेडी काम बहुत जल्दी जल्दी कर लेते हैं, तो ये अगर उनके साथ काम करेंगे ये बोर हो जाएंगे, तो ये प्रेफर करते हैं टू वर्क अलोन. So I hope till here it is clear. So if you have any doubt, you may ask in the comment section. And if you want to download the PPT, आप मुझे मेल कर सकते हो thepsychscholar24@gmail.com पे. And if you want to join my live classes, then also you can email me. You can join live classes for class 11th and 12th, graduation, masters, or any other competitive exam. Thank you very much.